एक बार फिर मैं आलोक रमन राशि रमन सीटेट क्लास के माध्यम से सीटेट के एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया। और जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आगे की जो हमारी वीडियो आने वाली है वो मूल रूप से ब्रॉन फैनर के सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत से संबंधित होगा। और आज अभी वाले वीडियो में मैं आपके बीच उसी सिद्धांत को लेकर के आया हूं कि आखिर बालक जन्म जब लेता है और जन्म के बाद किन किन रूपों में हमारा सामाजिकरण होता रहता है। इससे पहले अपने विभिन्न सिद्धांतों को देखा कि मैंने स्वदर्पण सिद्धांत बताया, जॉर्ज मीड का बताया, इमाइल दुर्खीम का बताया। तो ये विभिन्न प्रकार के जो विद्वान के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिकरण को वर्गीकृत किया गया है और पूर्ण रूप से कहिए विश्लेषित किया गया है कि वास्तविक अर्थों में सामाजिकरण कैसे होता है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है वह है यूरी ब्रॉफेन फ्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। इसके माध्यम से ये सामाजिकरण की कल्पना कर रहे हैं, सामाजिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबों से एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर आप हमारे राशि रमन सीटेट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अन्य व्यक्ति जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें और साथ ही उनसे कहें कि वो बेल आइकन्स को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा यदि आप सब्सक्राइब के साथ साथ आपने बेल आइकन को दबा लिया होगा। इसके अतिरिक्त मैं जो वीडियो डालता हूं इसे आप शेयर जरूर किया कीजिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें और साथ ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके संबंध में हमें प्रतिक्रिया भी जरूर दिया करें, क्योंकि जब आपकी प्रतिक्रिया आती है, कमेंट्स आता है, तभी मैं मोटिवेट होता हूं कि और वीडियो बनाऊं, क्योंकि उस प्रतिक्रिया के बल पर मुझे अच्छा लगता है। यदि नकारात्मक स्वरूप होगा तो मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा, बेहतर होगा तो मैं उससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो ये एक निवेदन है कि आप जरूर इसे अन्य लोगों को भी ट्रांसफर करें, शेयर किया करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और चलिए आइए हम बात करते हैं एक नए सिद्धांत की जो सामाजिकरण से संबंधित है, ब्रॉफेन फ्रेनर का सिद्धांत, अर्थात यूरी ब्रॉफेन बैनर का सिद्धांत जो पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है। लेकिन इससे पहले हम ये समझे कि ये थे कहाँ के। यूरी ब्रॉफेन फ्रेनर इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1917 ईस्वी को रूस के मॉस्को शहर में हुआ था। लेकिन इनका जो जीवन इतिहास रहा है वो अमेरिका में रहा है, अर्थात ये 25 सितंबर 2005 ईस्वी को इथाका न्यूयॉर्क अमेरिका में इनका देहांत भी हुआ है। और मूल रूप से इन्हें रूसी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, अर्थात मूल रूप से निवासी है रूस के, लेकिन वास्तविक अर्थों में कार्यकाल रहा है इनका अमेरिका में। इसीलिए इसे आप अमेरिकन मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं या रूसी अमेरिकन भी कह सकते हैं। लेकिन यदि सीटेट के ऑप्शन में अमेरिका ना दिया हो तो सीधा रूस आप टिक कर सकते हैं। लेकिन रूस भी हो, अमेरिका भी हो और तीसरे ऑप्शन में रूसी अमेरिकन हो तो आप रूसी अमेरिकन को टिक करना। लेकिन कोई भी ना हो और सिर्फ अमेरिका ऑप्शन में हो और 3 अन्य देशों का नाम हो तो अमेरिका आप टिक करना। तो इनका सिद्धांत मूल रूप से पारिस्थितिकी परक सिद्धांत सन 1979 ईस्वी में आया था, अर्थात 1970 के दशक में इन्होंने काम किया। जन्म इनका 1917 के आसपास हुआ, मृत्यु 21वीं शताब्दी में 2005 ईस्वी में आके हुआ, जिस वर्ष मैं मैट्रिक पास कर गया था, यानी इंटर में हमारा दाखिला हो चुका था। ये 25 सितंबर को मरे हैं, यस 25 सितंबर 2005 को इनकी मृत्यु हुई है। उसमें मैं इंटर में पढ़ रहा था, यानी कि मैट्रिक की परीक्षाएं मैं पास कर गया था। उसी वर्ष इनका देहांत हुआ था, अर्थात ये भी आधुनिक काल के मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने जब सामाजिकरण की बात की तो 1979 ईस्वी में किया और इनका जो बिंदु था, जो पुस्तक थी, जो रचना थी, वो था मानव विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र। और उसी के माध्यम से ब्रॉफेन फ्रेनर महोदय ने कहा कि प्राणी, बालक, हम सब का जो इस दुनिया में आते हैं इनका सामाजिकरण कैसे होता है। तो ब्रॉफेन फ्रेनर महोदय कहते हैं
कि हम सभी का समाजीकरण वातावरणीय तल में होता है। अपने जीवन काल में हम विभिन्न प्रकार के परिवेश से गुजरते हैं और जैसा परिवेश हमें मिलता है ना, वैसा ही हमारा विकास होता है। अर्थात समाजीकरण हो रहा है, समाज के आदर्शों, मूल्यों आदि को हम आत्मसात यदि कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम डेवलप यदि होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरणीय तल का प्रभाव पड़ता है। और उसी तल को इन्होंने 5 पारिस्थितिकी तंत्रों में विभाजित कर दिया। इन 5 पारिस्थितिकी तंत्रों को विभिन्न नामों से इन्होंने विभाजित कर दिया, जिसमें पहले को ये लघु मंडल कहते हैं, उसे ही दूसरे अर्थों में सूक्ष्म प्रणाली भी कहा जाता है, दूसरे को मध्य मंडल कहते हैं, तीसरे को वाह्य मंडल कहते हैं, चौथे को बृहद मंडल कहते हैं और पांचवें को ये घटना मंडल कहते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारी ये भूमंडल और इस ब्रह्मांड के तहत हमारा ये वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है और हम भी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में, इकोसिस्टम में समाये हुए हैं और उसी में अपनी जीवन लीला को चला रहे हैं। इसी के तहत इन्होंने कहा कि जब हम इस सृष्टि में रह रहे हैं, इस परिवेश में रह रहे हैं, इस वातावरण में रह रहे हैं, तो समाजीकरण में भी हमारे वातावरण का ही प्रभाव पड़ रहा है। और उसी प्रभाव को इंगित करने के लिए इन्होंने विविध प्रकार के मंडलों को विभाजित कर दिया और बारी बारी से सभी मंडलों की कल्पना करते हुए उसकी वास्तविकता से हम आम व्यक्तियों को परिचित कराते हैं कि वास्तविक स्वरूप में हमारा समाजीकरण कैसे हुआ और जीवन काल में हम कैसे करते हैं। तो पूरे जीवन काल के आधार पर 5 मंडलों को इन्होंने विभाजित कर दिया। पहले मंडल में ये कहते हैं लघु मंडल, या दूसरे अर्थों में इसे सूक्ष्म प्रणाली भी कहते हैं। इसके तहत ब्रेनर महोदय कहते हैं कि बालक का समाजीकरण जब होता है ना, तो मूल रूप से समाजीकरण के जो अभिकर्ता होते हैं, मूल एजेंट होते हैं, उनके अनुभव के साथ साथ अपने अनुभवों को जोड़ करके होता है। अर्थात ये समाजीकरण के एजेंट कौन होंगे? प्राथमिक एजेंट कौन होते हैं? हमारे माता पिता यानी परिवार। हम जिस मित्र के साथ खेलते हैं, अर्थात हमारा वो दोस्त, हमारा वो सहपाठी जिसके साथ हम पढ़ते हैं, अर्थात ये वो प्रणाली है जहां पर हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है अपनी अभिकर्ता के साथ, जो हमारा समाजीकरण कर रहे हैं, जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं और हमारा विकास हो रहा है। हम पहली वातावरणीय तल में हम उन्हीं व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, जैसे माता पिता अर्थात परिवार, घर के पड़ोस के बने हुए हमारे मित्र, आसपास के हमारे कोचिंग क्लास या माँ बाप के पास जो बच्चे आते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, वो सहपाठी, ये हमारे पहले अभिकर्ता हैं, जो उनके संपर्क में हम सीधे रहते हैं और इन्हीं के संपर्क के कारण हम सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करते हैं। अभी देखिएगा, हम भारतीय, हम सब यदि इस प्रकार का पहनावा पहन रहे हैं ना, हमारी माँ बहनें साड़ियाँ पहनती है, हमारी बेटियां सलवार सूट पहनती हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति का प्रभाव है। जबकि हम पाश्चात्य देशों को देखते हैं तो वहाँ पर हमारा कल्चर कम दिखाई पड़ता है, वहाँ नग्न वस्त्र के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, अर्धनग्न। यानी यूँ कहिए कि उनके स्वरूप, उनकी संस्कृतियाँ अलग हैं जो उनके समाज से उन्हें प्राप्त हुआ है, हमारी संस्कृतियाँ अलग है जो हमारे समाज से हमें प्राप्त हुआ है। सामान्य तौर पर आप हिंदुस्तान में ही देख लो, केरला का इलाका, के दक्षिण भारत के फिल्मों को आप देखना, फिल्म में अधिकांशतः आपको धोती कुर्ता, लुंगी वगैरह, गंजी वगैरह आपको दिखाई देगा पहने हुए व्यक्ति। ऐसा क्यों? वो जो संस्कृति है ना, वो उनकी पारिवारिक दशा में प्राप्त हुई है। उनके जो अभिकर्ता एजेंट हैं, जो परिवार के थे, मित्र थे, उनका वही कल्चर रहा था, उसी को उन्होंने प्राप्त किया और अभी तक वो चली आ रही है परंपरा। हमारे यहाँ बदलाव हुआ, हम जिस पहनावे में हैं, इस पहनावे से हम अपने माता पिता के साथ सानिध्य में जुड़ते हुए इसी चीज को हम प्राप्त कर लिए। खान पान हमारा वहीं से हो गया और वहीं के हम आदर्शों, नियमों, कानूनों को मानना शुरू कर दिए। अर्थात सीधा प्रभाव किसका पड़ा? हमारे परिवार का, मित्र का, सहपाठी का। यानी पहला मंडल वो है, पहला वातावरणीय तल वो है जहां मनुष्य का सीधा प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण जो हमारे अभिकर्ता होते हैं समाजीकरण करने के, उनके अनुभवों के साथ साथ हम अपने अनुभवों को जोड़ते हुए समाज में विकसित होते रहते हैं। तत्पश्चात इससे जब आगे बढ़ते हैं तब ये कहते हैं कि हम मध्य मंडल की ओर गुजर रहे हैं। यहां ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष संबंध है, यहां भी दूसरे स्तर में भी प्रत्यक्ष संबंध है,
लेकिन यहाँ का आधार मध्य मंडल का क्या है? तो परिवार के अनुभव का प्रभाव बाह्य अनुभवों से संबंध स्थापना का कार्य करता है। यानी परिवार से जो आपने अनुभव प्राप्त किया है ना, और परिवार में जैसा व्यवहार आपके साथ किया गया है ना, यही व्यवहार आपको बाह्य जीवन में भी देखने को मिलेगा, वही स्वरूप आपको बाह्य जीवन में दिखाई देने लगेगा। उदाहरण स्वरूप समझिए कि आप माता पिता के सानिध्य में जी रहे हो, यानी ये कहते हैं ब्रेनर महोदय कि आप माता पिता के साथ जी रहे हो और आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब आप जब विद्यालय जाओगे, विद्यालय में पढ़ोगे, तो शिक्षक को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके माता पिता आपको इतने प्यार करते हैं ना, तो शिक्षक भी आपको उतने ही प्यार करेंगे। अर्थात प्रभाव किसका बाह्य जीवन पर पड़ा? पारिवारिक दशा का, अपने परिवार के अनुभव का, जो प्रत्यक्ष तौर पर हमने लिया। यदि आपके माता पिता आपको तिरस्कार के भाव से देखते, आपकी अवहेलना करते, आपको वैल्यू नहीं देते, तो ऐसी परिस्थिति में विद्यालय में जाने के बाद आप क्या कहते? हमारे मम्मी पापा अपना नहीं माने चाहिए, मास्टर वो नहीं होते। ये भाव आपके मन में आ जाएगा कि मम्मी पापा अपना बात बात पर डांटे चाहिए, मास्टरों कहीं उन्हें खरूस तो नहीं होते। ये भाव यदि हमारे मन में आ रहा है ना, तो निश्चित तौर पर प्रभाव किसका पड़ा है? परिवार का प्रभाव बाह्य जीवन में पड़ रहा है। यानी मध्य मंडल में भी संबंध प्रत्यक्ष है, परंतु जैसा स्वरूप परिवार दिया है ना, वैसा ही भाव बाह्य लोगों पर भी हमें दिखाई देता है। हम वैसा ही समझते हैं बाह्य जीवन के लोगों को भी, जैसा अनुभव हमने परिवार से प्राप्त किया है। तत्पश्चात ब्रोफेनर महोदय कहते हैं कि अब मध्य मंडल के बाद हम बाह्य मंडल की ओर गुजरने लगे हैं। बाह्य मंडल ऐसा मंडल है जहां प्राणी सामाजिकरण के दौरान संघर्ष की स्थिति से गुजरता है। इस मंडल में प्राणी संघर्ष की स्थिति से गुजरता है। ये बाह्य जीवन का वो आधार है जहां प्राणी संघर्षशील हो जाता है। संघर्षशील क्यों होता है? संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है? तो यहाँ कहते हैं कि सामाजिकरण की एक ऐसी व्यवस्था है ना, जहां पर बालक का किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ाव होता है। अब इस जुड़ाव के कारण ही मन बंध टूटता है। अब मन का संबंध टूटने लगता है, बिखराव आता है, प्राणी विचलित होता है और सामाजिकरण उसी अनुरूप होने लगता है। उदाहरण स्वरूप ये कहते हैं कि ये तीसरा वातावरणीय स्तर है। यदि माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं और माँ की अपेक्षा यदि बच्चों को अपने पिता ज्यादा प्यारे लग रहे हो, पिता से वो ज्यादा प्यार करता हो, और पिता कुछ दिनों के लिए घर से चले जाएं, कहीं बाहर कमाने चले जाएं, अब बेटा उस पिता को हमेशा याद करेगा और याद करने के कारण कभी कभी वो माँ से लड़ेगा। माँ से अब संबंध उसके खराब होंगे, क्योंकि प्राणी अब संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, क्योंकि उसे उसका पिता चाहिए। जो पिता उससे अभी दूर चला गया है, क्योंकि पिता से संबंध मजबूत था और पिता उसे बहुत ज्यादा प्यारे थे, इसलिए अब वो बात बात पर माँ से तुनुक मिजाजी होता होगा, माँ से झगड़ता होगा। क्यों? क्योंकि उसे पिता चाहिए। जो पिता उसके पास अभी नहीं है, कहीं और चला गया है, लेकिन वही पिता उसके पास रहेगा तो बालक मनोनुकूल व्यवहार करेगा। लेकिन पिता उसके पास यदि नहीं है तो उसका व्यवहार विचलित होगा। तो प्राणी का यहाँ उसी अनुरूप सामाजिकरण होगा कि संघर्षशील होगा, व्यवहार बिगड़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी, दशाएं बिगड़ेगी, मानसिक स्थिति खराब होगी और प्राणी पूर्ण विचलित हो जाएगा। यानी बालक का सामाजिकरण सांवेगिक तौर पर बिगड़े हुए होंगे। अर्थात क्या कह रहे हैं ब्रोफेनर कहते हैं कि यहाँ पर प्राणी संघर्ष की स्थिति में है, क्योंकि उसका किसी न किसी व्यक्ति के साथ सीधा जुड़ाव है, मजबूत कड़ी है, और वो बिखर यदि जाता है ना तो प्राणी विचलित हो जाता है, वो सवर यदि जाता है ना तो प्राणी बेहतर रूप से विकसित हो जाता है। अर्थात ब्रोफेनर आराम से कह देते हैं कि पर्यावरणीय तल में तीसरे स्तर पर जब हम गुजरते हैं तो किसी न किसी के साथ गठजोड़ मजबूत होता है और वो व्यक्ति दूर होता है तो हम व्याकुल होते हैं, और वैसे ही हमारी सामाजिक स्थिति खराब हो जाती है। हम अकेले रहने लगते हैं, खोए खोए हो जाते हैं, समाज से कटे कटे रहते हैं। लेकिन यदि हमारे साथ गठबंधन मजबूत हो जाए, हमारे प्यारे व्यक्ति हमेशा हमारे साथ मौजूद हो जाए, तो हम मानसिक तौर पर तत्पर रहते हैं और समाज के साथ बेहतर गतिशीलता के साथ हम गठजोड़ करते हैं, बंधन करते हैं, जुड़े रहते हैं। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं और चौथे स्तर की ओर आते हैं, जिसे कहते हैं बृहद मंडल।
ब्राउनफेवेनर महोदय कहते हैं कि ये बृहत मंडल, ये एक ऐसा मंडल है ना जहां बालक अपनी संस्कृति और अपनी पारिवारिक दशा, अपनी संस्कृति और अपनी पारिवारिक दशा आदि के कारण कठिन कार्य करने को विवश हो जाता है। ये भी एक आधार है हमारी सामाजिकरण का कि मान लिया जाए कि हम गरीब परिवार के बच्चे हैं और पारिवारिक दशा इतनी खराब है कि हम 2 वक्त की भोजन भी नहीं कर पाते हैं, 2 वक्त के लिए रोटी भी हमें नहीं मिल पाता है। वैसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो फेनर महोदय कहते हैं कि इस वातावरणीय तंत्र की ऐसी अवस्था है जहां प्राणी घर से निकलना चाहता है, कठिन परिश्रम करके धन अर्जन करना चाहता है और जिस परिवेश में जाता है वहां वैसा ही समाजीकरण उसका हो जाता है। अब उसके बच्चे उस कठिन परिश्रमी स्वरूप को देखेंगे तो उनके अंदर भी वही भाव आना शुरू हो जाएगा, वो भी परिश्रम करने लगेंगे और धीरे धीरे पारिवारिक दशा उनकी सुधरने लगेगी। अर्थात परिवार की खराब दुर्दशा के कारण कठिन कार्य को करने के लिए विवश हो जाना समाजीकरण की एक अगली कड़ी को दिखाता है। अर्थात इस माध्यम से भी हमारा समाजीकरण होता है, क्योंकि व्यवस्था हमें दूसरे जगह भेजती है धनापार्जन करने के लिए और वहां की भी परिस्थिति विशेष में हम समाजीकृत होते चले जाते हैं। और आखिरी बिंदु लेकर के आते हैं घटना मंडल, यानी कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल में कोई ना कोई घटनाएं तो घटती रहती हैं। हमारे अपने पूरे जीवन काल में कोई ना कोई घटनाएं तो जरूर घटती रहती हैं और उन घटनाओं का सीधा प्रभाव हमारे समाजीकरण पर पड़ता है। अर्थात इनका मानना है कि जीवन काल में घटित घटनाएं बदलाव लाती हैं तो समाजीकरण होता है। अर्थात जीवन में कई ऐसी घटनाएं आपके सामने घटित होती होंगी ना जो आपके संस्कार को ही बदल देते होंगे, आपके व्यवहार को ही बदल देते होंगे और उस अनुरूप आप सामाजिक आदर्शों को मान लेते होंगे। यानी मान लिया जाए कि आप चोरी करके कहीं से लाते हो और कुछ दिन पहले आप अपने घर में, अपने परिवार के आसपास, समाज में भी चोरी करते थे, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि दूसरे गांव से आप चोरी करके अपने गांव आए और आपके गांव वाले ने आपको शरण दे दिया, आपकी रक्षा कर दी, पुलिस से आपको बचा लिया। इस घटना का प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब आपके मन के भाव बदलेंगे कि हमें समाज में रहना है तो समाज के साथ बंधन बनाना होगा, समाज में रहते हुए समाज के नियम और आदर्शों को मानना हमारा कर्तव्य होगा। और कर्तव्य इसलिए भी होगा क्योंकि ये वही समाज है जो हमारे हितों की रक्षा कर रहा है। जब दूसरे गांव में चोरी करके आए तो समाज का लोग ही हमें बचा लिया, तो हम इसी समाज में क्यों चोरी करें? और इस घटना ने आपको सामाजिक चोर से दूर बना दिया और आपने समाज के नियमों को मानना शुरू कर दिया, उसके नियमों आदर्शों को आपने आत्मसात कर लिया। अर्थात इसका सीधा प्रभाव कहां से पड़ा? इसी घटना से। अर्थात ब्राउनफेवेनर महोदय कहते हैं कि ये जो घटनाएं घटी ना, ये सीधे हमारे समाजीकरण को प्रभावित कर दिया। अर्थात घटना के कारण भी हम समाजीकृत होते हैं, हम पर एक अलग प्रभावशील प्रभाव पड़ता है और हम समाज के साथ जुड़ते चले जाते हैं। यानी घटना किसी न किसी रूप में हम में बदलाव ले आता है और उसी अनुरूप हमारा समाजीकरण हो जाता है। इस प्रकार ये पूरा सिद्धांत समाजीकरण का एक वातावरणीय तल से जुड़ा हुआ था जो ब्राउनफेवेनर महोदय का है। और सीटेट में संभावनाएं हो सकती हैं कि इस बार ये प्रश्न आ जाए इससे, क्योंकि इस बार सीटेट पूरे 30 दिन हो रही है और 30 दिन की परीक्षाओं में 30 तरह के प्रश्न, 60 कैटेगरी के प्रश्न, क्योंकि 2 पालियों में परीक्षाएं हो रही हैं। इस आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के खानों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ आ सकता है ब्राउनफेवेनर। तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक पर, इस वीडियो पर आप बार बार फोकस करना, सिद्धांत समझ में आएंगे और जितने बार देखोगे उतने बेहतर समझ में आएंगे। तो ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगला वीडियो जब आएगा तो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत में लेकर आऊंगा जो इससे भी ज्यादा जबरदस्त और इससे भी ज्यादा मजेदार होगा, आपके लिए ज्यादा मजा आएगा जब 8 अवस्थाओं को आप पढ़ोगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। हमारा वीडियो यदि बेहतर आपको लगे, मेरा ये क्लास आपको बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स तो निश्चित करें, ताकि ये प्रतिक्रिया, बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी तो मैं मोटिवेट होऊंगा। खराब प्रतिक्रिया भी यदि आपके द्वारा आती है तो मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा।
इसलिए निश्चित तौर पर हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें, फेसबुक पर करें, ट्विटर पर करें, इंस्टाग्राम पर करें, मैसेंजर पर करें, जहां करना हो, लेकिन आप शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे फायदा लें। और दूसरी बात, मेरी राजश्री रमन गाइड जो बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड द्वितीय वर्ष के लिए है, उस गाइड को भी आप सब जरूर खरीदें। आप सबको उस गाइड से फायदा होगा। और अभी लॉकडाउन के समय में फिर से तीसरी लहर के कारण विद्यालय, महाविद्यालय आदि बंद कर दिए गए हैं। तो बेहतर सफलता के लिए बिहार के किसी कोने में आप हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9570758600 या 9473088904 इन दोनों नंबर पर संपर्क करके आप सीधे तौर पर हमारी राजश्री रमन गाइड को खरीद सकते हैं। या बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी शहर में ज्ञान गंगा पुस्तक भंडार है, वहां जाकर के आप राजश्री रमन गाइड खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राजश्री रमन, सिर्फ राजश्री नहीं, मेरी गाइड का नाम है राजश्री रमन। तो राजश्री रमन गाइड यदि दिख जाए आपको तो निश्चित तौर पर उस गाइड को खरीदे। अभी फिलहाल आपको एक ही दुकान में मिलेगा जो है ज्ञान गंगा पुस्तक भंडार, या सीधे मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके। मैं आपके घर तक इसकी डिलीवरी करवा दूंगा। जो फर्स्ट ईयर की गाइड की कीमत 2500 रुपये, सेकेंड ईयर की पूरी गाइड की कीमत 2100 रुपये है और व्यवस्थित गाइड है, प्रश्न लड़ने की 100% गारंटी है। मार्केट में मेरी जैसी गाइड आपको नहीं मिलेगी। और अमूमन आप जान लीजिए कि नॉर्मली मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, और मैं अपने 4 साल के अनुभव के दौरान उस गाइड को तैयार किया है। और पूरी गाइड मैंने स्वयं लिखी है 2 छात्रों के सहयोग से, जो रूबी और सूरज। इन दोनों छात्रों ने हमारा भरपूर सहयोग दिया और इनके बल पर हमने अपनी गाइड को सृजित कर दिया और मार्केट में भी लाया। और पिछले 1 वर्षों से मार्केट में हमारी गाइड है। आप सब खरीदें, बेहतर सफलता मिलेगी। किसी भी जिले के हों, बिहार के किसी भी भाग के हों या हिंदुस्तान के किसी भी कोने के हों, आप हमारी गाइड को लें। बीएड में निश्चित सफलता मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी। और पहले जितने नंबर आए होंगे उनसे ज्यादा अंक आएंगे यदि आप मेरी गाइड पर होंगे तो। इसकी मैं गारंटी देता हूं दावे के साथ। तो आप निश्चित तौर पर हमारी गाइड को खरीदें संपर्क करके, या सीधा राजश्री रमन गाइड खरीदने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक भंडार में पहुंच जाए। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं ताकि मैं मोटिवेट होऊंगा और अगली वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।